Hello everyone, I'm Monica Sanaik. As you would know that in the motivational field, Shimla Motivational Hub has become the fastest growing channel on YouTube. So do visit and subscribe once. Thank you. जैसा कि आप जानते हैं कि मोटिवेशनल फील्ड में शिमला मोटिवेशन हब यूट्यूब पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला चैनल बन चुका है, तो आप भी एक बार विजिट करें, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। Hey guys, I'm Anjana. As you would know that in the motivational field, Shimla Motivation Hub has become the fastest growing channel on YouTube. So do visit and subscribe the channel. Thank you very much. My name is Shalini Sharma. As you would know that in the motivational field, Shimla Motivation Hub has become the fastest growing channel on YouTube. So do visit and subscribe once. Thank you. आपका हमारे चैनल शिमला मोटिवेशन हब में तो लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया, ब्लॉग चैनल, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं रफ्तार ब्लॉग के नाम से। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और माता अशीमा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए स्कूल के बाद न्यूज़पेपर वितरण करते थे। अपने स्कूल के दिनों में उतने पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, पर उन्हें नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर कुछ नया सीखने की भूख थी। वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राष्ट्रपति कलाम ने खुद अपने से धन्यवाद कार्ड लिखा। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए संदेश और अपना हस्ताक्षर करके थैंक यू कार्ड भेजा। 1969 में उन्होंने इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम एडवांस मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी की डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा DRDO में भाग लिया। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कलाम के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश के को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और
नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की ज़रूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास के बारे में जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती थी। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर विदा हो गए। दिल का दौरा पड़ने से 83 साल के डॉक्टर कलाम का सोमवार शाम निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को गम में डुबो दिया था। साथ ही आम लोगों के बेहद करीब इस शख्स से जुड़ी हर याद ताज़ा हो गई। एक ऐसा ही वाक़या पिछले साल का है, जब फ्लाइट से इंदौर आने के दौरान 2 साल की एक बच्ची ने डॉक्टर कलाम का दिल जीत लिया। पिछले साल जून में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इंदौर की एक फ्लाइट में 2 साल की बच्ची की प्रशंसा करने से बच नहीं सकी, जो सभी को शेयरिंग दिखा रही थी। 2 साल की इस बच्ची का नाम मानवी था और ये बेहद मासूमियत से फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को अपने चिप्स के पैकेट से चिप्स ऑफर कर रही थी। कई यात्रियों को चिप्स ऑफर करने के बाद वह डॉक्टर कलाम के पास पहुंच गई। 2 साल की इस मासूम बच्ची के लिए वो कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं, बल्कि सभी की तरह एक यात्री थे। बच्ची ने बड़े ही प्यार से उन्हें भी चिप्स ऑफर किया तो डॉक्टर कलाम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। वे उस बच्ची की उदारता के कायल हो गए और उसकी तारीफ भी की। इतना ही नहीं, उसकी शेयरिंग की ये बात कलाम को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मानवी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाया और ट्वीट भी किया था। कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र की समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश के डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती DRDO के बाद हैदराबाद केंद्र में 5 सालों तक वे वहाँ पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार की शिकस्त झेलनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए। अनेक योजनाएं बनी जिनके जनक डॉक्टर कलाम थे, लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम तबादला कर दिया गया। उनका यह तबादला विक्रम स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ, जो कि दूसरे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सहयोगी संस्थान था। डॉक्टर कलाम ने 1980 तक इस केंद्र में काम किया। उसके बाद लंबे सेवा काल में उन्हें देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया। डॉक्टर कलाम के विचार कुछ इस तरह से: प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुखताओं से विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। उनका कहना था कि छात्र सवाल, मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं। तो डॉक्टर कलाम का कहना था कि नकारात्मक चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। ज़िंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक है। ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे हो रहते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हमारे अंदर होते हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता था क्योंकि चीज़ें नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है। ये चारों ओर कड़वाहट भरे जिन्हें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए होता। तो ये कुछ वाक़या डॉक्टर कलाम के विचार थे।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का करियर। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने कई परियोजनाओं के निर्देशक के पद पर काम किया। इसके साथ ही प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था जिस उद्देश्य से वह जी रही है उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा। वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु निरीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण के लिए बुलाया गया। 1970-80 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उसमें की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनने का सफर। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, भारत रत्न का पुरस्कार लेना। भारत के सर्वोच्च नागरिक का ये पुरस्कार होता है। अब्दुल कलाम से पहले 2 और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मानद फैले व एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे। अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि वो भारत से भ्रष्टाचार को हटा देंगे। देश के युवाओं ने इनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई पुरस्कार और उपलब्धियों को अपना आदर्श व्यक्तित्व एवं सादे विचारों के बलबूते पर पाया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जो अवार्ड्स है वो कुछ इस तरह से हैं। तो वर्ष 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम ने उन्हें ये अवार्ड दिया था। तो डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि साइमन प्रेफेस विश्वविद्यालय ने उन्हें 2012 में दी थी। तो 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने उन्हें दिया था। 2009 में उन्हें मिलने वाला अवार्ड मानद डायरेक्टरेट ऑकलैंड विश्वविद्यालय से मिला था। 2009 में ही हूवर मेडल MSME फाउंडेशन ने उन्हें दिया था। 2009 में वन कॉम विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दिया था।
2008 में उन्हें डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग का अवार्ड मिला, जो कि नाइनंग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर ने दिया। 2008 में ही डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मिला। 2000 में उन्हें रामानुजन पुरस्कार अल्वारेज शोध संस्थान चेन्नई से मिला। 1998 में उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें दिया और 1997 में ही इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा। 1990 में पद्म विभूषण भारत सरकार ने इन्हें दिया और ऐसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है इनके अवार्ड्स की। तो पद्म विभूषण भी इन्हें मिला है भारत सरकार से 1981 में। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है किसी राष्ट्रपति के लिए, इतने सारे अवार्ड्स। तो इनके द्वारा जो कुछ फेमस बुक्स लिखी गई थी उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी डाला, जिनका नाम इस प्रकार से। तो इसमें जो पहली किताब है वो है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, यूनाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत की कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो 2011 में आप सभी ने इन पे जो एक फ़िल्म बनी थी वो ज़रूर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, आई एम कलाम, जिसमें एक गरीब लड़का जिसके मन में कलाम के सकारात्मक विचारों को चित्रित किया गया, उनके सम्मान में वो लड़का अपना नाम कलाम रख लेता है। उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, अगर आपने देखी होगी तो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल के उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे जब तक कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे को उन्हें बेथानी अस्पताल ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये हमारे साइंस से संबंध रखने वाले लोग हैं, सारे स्टूडेंट जितने भी सबको पता होगा। उनके अंतिम अनुष्ठान के इसमें कम से कम 3.5 लाख लोग शामिल थे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी डॉक्टर कलाम से जुड़ी, उनके महान व्यक्तित्व से जुड़ी। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम जी श्रीमद् भगवद गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के लिए कलाम जी हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस प्रकार से हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आत्म जीवन के बारे में आपको बताया। आशा करते हैं आपको डॉक्टर कलाम का ये जीवन सार पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वेशभूषा, बोलचाल के लहजे, अच्छे खासे सरकारी आवास को छोड़कर हॉस्टल का सादगीपूर्ण जीवन, ये बातें उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक समूह प्रभाव छोड़ती। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश के विकास और युवाओं को मस्तिष्क को प्रज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ वे पर्यावरण की चिंता भी खूब करते थे। साहित्य में रुचि रखते थे, कविता लिखते थे, वीणा बजाते थे तथा अध्यात्म से बहुत गहरे जुड़े हुए। डॉक्टर कलाम ने अपने काम के प्रति जबरदस्त दीवानगी थी।
उनके लिए कोई भी नया काम का समय होता है। वो अपना अधिकांश समय कार्यालय में जाते थे। देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में डॉक्टर कलाम सक्रियता तथा स्फूर्ति का भी तारीफ है। ऊर्जा का एक ऐसा प्रभाव केवल गहरी प्रतिबद्धता तथा समर्पण से ही आ सकता है। डॉक्टर कलाम खान पान में पूर्णतः शाकाहारी व्यक्ति थे। वे मदिरा पान से बिल्कुल परहेज करते थे। उनका निजी जीवन अनुकरणीय है। डॉक्टर कलाम की याददाश्त बहुत तेज थी। वे घटनाओं तथा बातों को याद रखते थे। इस तरह से दोस्तों आज हमने आपको बताया थोड़ा सा डॉक्टर कलाम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। वीडियो में बने रहे लास्ट तक और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता के परिपूर्ण होना, वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्रता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्यों ने सबका दिल जीत लिया। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति जो मनुष्यों दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद करता है या सेवा करता है, वो एक हिसाब से परमात्मा का भी सेवा करता है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी से जुड़ी एक कहानी की। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाए, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने
उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वामी विवेकानंद के जो कुछ भी हमें बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही काम करने में लग जाते, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए भी भटक जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वो विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वो विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। तो कहानी से ये शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपना परिवार को 20 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था और एक साधु बन गई। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्क संगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, साथ ही नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि उनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद
विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। उनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में वो खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जोहान गोटलिब फिच, बारुख स्पिनोजा, जॉर्ज W.H.L. आर्थर स्कोपिनर, ऑगस्ट कॉम्ट और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेसर की किताब एजुकेशन 1860 का बंगाली में अनुवाद किया। ये हर्बर्ट स्पेसर के विकासवाद से काफ़ी मोहित थे। पश्चिम दार्शनिकों के अध्ययन के साथ ही इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। विलियम हेस्टी, महासभा संस्था के प्रिंसिपल, ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैं काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों में एक दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार इन्हें श्रुतिधर, विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहा गया। 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का ही एक अलग गुट था और जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881-1884 के दौरान ये सेंस बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रही, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था। यह नरेंद्र के परिवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता के साथ परिचित हो गया था। उनके प्रारंभिक विश्वासों को ब्रह्म समाज ने, जो एक निराकार ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था, ने प्रभावित किया और सुव्यवस्थित, युक्ति संगत, अद्वैतवादी अवधारणाओं, धर्मशास्त्र, वेदांत, उपनिषदों के एक चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन पर प्रोत्साहित किया। एक बार किसी शिष्य ने गुरु की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए नाक भौं सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को क्रोध आ गया। वे अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त कफ आदि से भरी सूखदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके, स्वयं का अस्तित्व गुरुदेव के स्वरूप को विलीन कर सके और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। तो ऐसी थी उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव। विवेकानंद अपने जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की भी चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में संलग्न रहते थे। विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक
ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेदभाव न। उन्हें वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े भी ना लिखा जा सकता है। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो में का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उसमें पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न दिया जाए, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उन्हें भक्तों का एक बड़ा समुदाय मिला। 3 वर्ष वे अमेरिका में रही और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तृत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन और अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उन्हें शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। स्वामी विवेकानंद का कहना था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानें और आपको अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन में इसकी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है। फिर अपने आप को खोल दे। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। एक विचार ले और इसे ही अपनी ज़िंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक समय में काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने पूरे विश्व को बताई है, हमारे भारतवर्ष को ही नहीं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को 1000 तरीक़ों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा स्वरूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। तो उनकी कुछ कृतियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। उनकी जो कृतियाँ थी, संगीत कल्पतरु 1887 में आई थी, कर्म योग 1896 में, राजयोग 1896 में आई। वर्तमान भारत, माय मास्टर, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसे बहुत सी कृतियाँ हैं।
विवेकानंद ओजस्वी और सार गर्भित विवेकानंद की प्रसिद्ध विश्व भर में इस तरह से अपना ज्ञान फैलाते हैं। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 8 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान व्यवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्य और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों का प्रचार। 39 वर्ष की संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने जो काम किया वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरु देव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमारोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालयन प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव। यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, बड़मुंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वो गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वो विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि तथा यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जाकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आज़ाद करना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए एक परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सी युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाए। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद पुरोहितवादी, धार्मिक आडम्बरों और रूढ़ियों को खत्म करना चाहते थे। वे इनके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था।
उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया था कि देश की 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। उनका यह कालजयी आह्वान 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। उनके इस आह्वान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की हिग्गी बंद हो गई। आज कोई दूसरा साधु तो क्या, सरकारी मशीनरी भी किसी अवैध मंदिर की मूर्ति को हटाने का जोखिम नहीं उठा सकती। विवेकानंद ने जीवन की मंत्रालय यही वे इस बात को आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्यों की तरह बेहतरी के लिए ईमानदारी की कोशिशें की तो वह भारत है। उन्होंने पुरोहितवादी ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों को भी खत्म करने का प्रयास किया। अपनी आक्रामणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेश में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को ज़रूरत भी है, लेकिन हम याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी निस्वार्थता ज़रूरत है। यह स्वामी विवेकानंद का अपने देश की ज़रूरत के लिए दम या बड़बोलापन नहीं था। यह एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुपूरक और मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास ने बाद में उसी पर मोहर लगाई है। स्वामी विवेकानंद में काले द्वारा प्रतिपादित और उसमें प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा है, आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है तथा जो अच्छे भाषण दे सकता, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र का निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है। अतः स्वामी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसके भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्यों के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया। स्वामी शिक्षा द्वारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।